वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर 2, राज्य में राष्ट्र की आय। यानी कि आज जो हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। हमारे राज्य में और हमारे राष्ट्र में कितनी आय है, कितनी इनकम है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इससे रिलेटेड, राज्य एवं राष्ट्र की आय से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत, फुल फॉर्म एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर है आज हम लोग पूरे के पूरे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका हमारे से कि सन 2008 से 9 के अनुसार हमारे भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर का है 22,553 रुपए, खा है 25,494 रुपए, ग है 6,610 रुपए और घ है 54,850 रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू कर चुके हैं और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे पहले के वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के सामने इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो चलिए इसका राइट आंसर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 25,494 रुपए। 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो 25,494 रुपए थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, यानी कि किस महीने को कहा जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ख नंबर है 1 जुलाई से 30 जून तक, और ग नंबर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और घ नंबर है सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक का जो समय काल है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है हमारे इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि किस राज्य का, हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर का है बिहार, ख है चंडीगढ़, ग है हरियाणा और घ है गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि हमारे भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा एंड गोवा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि गोवा, जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है हमारे पूरे इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। यानी कि उत्पादन एवं आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो ऑप्शन नंबर का है सहज, ख है वैज्ञानिक, ग है व्यवहारिक और घ है उपयुक्त, तीनों। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट शेयर कीजिए। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि उपयुक्त, तीनों। उसके बाद है नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें एंड यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सही गलत, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार की
डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। तो आपको बताना है, यहाँ पे फील करना है कि बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। गुजर बसर का मतलब यहाँ पे होता है कि निवास कर रही है, रह रही है गरीबी रेखा के नीचे, बिल्कुल गरीब, अति दयनीय स्थिति उन लोगों की है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या अभी भी बिहार में हमारे मौजूद है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.4%। 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है हमारे बिहार की। उसके बाद दूसरा है कि उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि उत्पादन, आय एवं यहाँ पे डैश का है, यहाँ पे फिल करना है, एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे फिल करना है व्यय, यानी कि आय, उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं, या तीनों मिलकर एक चक्र का रूप समूह का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यय। उसके बाद यहाँ पर 4 पर बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का किस जिले का आय प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पहला नंबर है क पटना, ख है गया, ग है शिवहर और घ है नालंदा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि पटना। आई होप आप लोग को पता होगा कि बिहार के पटना जिले का आय सबसे अधिक सर्वाधिक है। वो पटना सिटी है, वो बहुत ही वर्चस्व वाला सिटी है, बहुत ही पैसे वाला सिटी है। एंड उसके बाद है 3 नंबर रिक्त स्थानों का। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है, यानी कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? यहाँ पे डैश में आपको फील करना है कि यहाँ पे क्या फील होगा, आय में डैश होती है। तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि, यानी कि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में अवश्य ही वृद्धि होती है। उसके बाद है 4 नंबर, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय जो है उन दोनों में अगर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो डैश की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकास। विकास यानी कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगा तो हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास अवश्य ही संभव होती है, विकास की क्रिया जो है वो पूरी होती है। उसके बाद है 5 नंबर, बिहार में वर्ष 2008 और 9 से के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत हो गया, यानी कि हमारे बिहार में 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद की जो प्रतिशत है वो डैश प्रतिशत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.3, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 11.3%, यहाँ पे 11.3 फील होगा। यहाँ पे बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद की संख्या 11.3% हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सही और गलत के बारे में। सही एवं गलत कथन की पहचान करना है, यहाँ पे आप लोग को चूज करना है कौन सा सही है, कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहला है कि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन की शक्ति को मारती है। यहाँ पे इसे अच्छे से समझिए, तभी आप लोग इसे राइट एंड रॉन्ग के वेब में ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन की शक्ति को मारता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है कि उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। उसके बाद है 3 नंबर, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत, क्योंकि भारत का आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे उनके अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपए थी। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, उस
समय दादा भाई नौरोजी के अनुसार 20 रुपए ही थी 1968 में भारत का प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हाँ, यानी कि ये सही है, क्योंकि बिहार की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंडेंट रहती है। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि नहीं, ये था हमारा सही और गलत, राइट द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद है संक्षिप्त रूप को पूरा करें, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, संक्षिप्त रूप को पूरा करना है। तो पहला है हमारा कि जीडीपी, तो इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आप लोग इस क्वेश्चंस को जितने भी हम इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर कल से शुरू किए हैं, तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, कल एक चैप्टर हुआ था, आज दूसरा चैप्टर है, तो इस सारे के सारे प्रश्न को आप लोग नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और ये संक्षिप्त रूप, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में अगर पूछा जाए तो इसे आसानी से आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा है पीसीएल। पीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है पेन कैपिटल इनकम। पीसीओ का फुल फॉर्म होता है पीसीआई का पेन कैपिटल इनकम, और जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे एनएसएसओ। एनएसएसओ, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशनल। उसके बाद 4 नंबर है यहाँ पे सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है सेंट्रल स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 5वां है ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स। ईडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स। तो चलिए ये था हमारा संक्षिप्त रूप, यानी कि फुल फॉर्म। उसके बाद है देखिए चैप्टर 2 का ना सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ही है, बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म अधिकतर मात्रा में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, सही गलत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला है यहाँ पे आय से आप क्या समझते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, या फिर एक मात्रा में आप समझिए कि आय का डिफिनेशन दीजिए, आय का परिभाषा क्या है। तो आय देश का आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए एक मापदंड है। जो आय है, इनकम है, वो देश का आर्थिक विकास की स्थिति आकलन करने का एक मापदंड है, यानी कि हमारे देश में कितने आर्थिक विकास, इनकम कितना हो रहा है, कितना विकास कर रहा है, उसकी स्थिति का आकलन यानी कि जांच करने का एक मापदंड है। आय के आधार पर किसी देश का अथवा राज्यों को विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि किस राज्य का या फिर किस देश का आय कितना है, उसी के आधार पर उसे विकसित या विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप एग्जांपल के लिए ही ले लीजिए कि भारत के राज्य में गोवा, हरियाणा और दिल्ली के आय के आधार पर समृद्धि माना जाता है। यानी कि आय के तौर पे, इनकम के तौर पे भारत में गोवा है, हरियाणा और दिल्ली, ये आय के आधार पे समृद्धि माना जाता है, यानी कि इनमें आय, इनका इनकम बहुत अच्छा है भारत में हमारे। उसके बाद है वहीं दूसरी तरफ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी दयनीय है, अभी भी ये विकास में बहुत पीछे है। विकास में तो यहाँ पे विकास ठीक ठाक है, बट आय यहाँ पे कम है, इनकम कम होता है यहाँ पे। आय के आधार पर ही विकास की निचली श्रेणी का राज्य माना जाता है, यानी कि आय के आधार पर ही किसी भी राज्य को निचली श्रेणी या फिर ऊंची श्रेणी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार आय के आधार पर ही विश्व के देश में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश को समृद्धि माना जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे विश्व में देश जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश को समृद्धि माना जाता है, यानी कि वो क्या है, वो पूरी तरह से डेवलप है, विकसित देश है। उसके बाद भारत के विकास को निचले पटों पर रखा जाता है, यानी कि भारत भी हमारा डेवलप कर रहा है, बट वो भी कुछ दिन में विकासशील, अभी भारत विकासशील है, विकसित हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा 2 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा सेशंस नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे ना जाते हो इकोनॉमिक में। ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आप क्या समझते हो उससे। तो सकल घरेलू उत्पाद को चलिए समझते हैं कि इस देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई सामाजिक अथवा दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि हमारे देश में या फिर कोई भी देश हो, उसकी सीमा के अंदर, यानी कि उसका जो सीमा है उसके अंदर दी गई सामाजिक अथवा किसी वर्ष में, यानी कि एक वर्ष दिया गया है कि हाँ एक साल में इंडिया में कितने वस्तुओं और सेवाओं से जो है मात्रा उत्पादित की जाती है, यानी कि कितने इनकम होता है, कितना उत्पादन किया जाता है। तो एक समय काल के अंदर, एक वर्ष की सीमा के अंदर, एक दी गई समय काल के अंदर वस्तुओं और सेवाओं से जो कुछ उत्पादन होता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है। यहाँ पे बार बार प्रति व्यक्ति आय के बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट आज भी कर रहे हैं डिस्कस। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय में, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आंसर में। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि किसी देश का राष्ट्रीय आय जितना है, मान लीजिए हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना हो सकता है, जितना भी हो, उसमें अगर देश की पूरे कुल जनसंख्या से हम लोग भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है समझने के लिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसको आप लोग आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं और निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो जनसंख्या, भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे भारत की जो जनसंख्या है ना, ये भारत में हमारी बहुत जनसंख्या है, तो इसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। जनसंख्याओं का भरण पोषण करने में ही हमारे भारत के कुछ % आय खर्च हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 720 थी, जो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/71% है। अब सोच लीजिए 1/71% कितना होता है, जबकि अमेरिका में 720। तो भारत का आय काफी कम है, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय का कम होना गरीबी को बढ़ा देता है, बट प्रति व्यक्ति आय जब कम होगा तो गरीबी अवश्य ही बढ़ेगी, बढ़ना अनिवार्य ही होता है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम होता है तो गरीबी का बढ़ना एकदम मुमकिन है। इसीलिए देश के लोगों को जीवन स्तर पर ऊंचा रखने के लिए वहां का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देश को विकसित करना है तो वहां का प्रति व्यक्ति आय में डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना देश विकास करने वाला नहीं कर सकता देश डेवलप। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। यानी कि हमारे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई और किसके द्वारा की गई। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन रहा है कि कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1968 ईस्वी में की गई। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, और इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करके 20 रुपए बताए थे सर्वप्रथम इन्होंने ही। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस संस्था के द्वारा होती है। यानी कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, गिनती होती है, वो किस संस्था के द्वारा होती है। कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना डायरेक्ट कॉटोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के द्वारा की गई थी। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो डायरेक्ट कटोर ऑफ
इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के द्वारा की गई थी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एक वर्ष के अंदर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, और दूसरे शब्दों में किसी देश में वर्ष भर में अर्जित कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया कि किसी भी देश में एक साल में, एक वर्ष में अर्जित जितने भी आय हुए हैं ना, सभी वस्तु से जितने भी आय हुए उसकी कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां, राष्ट्रीय आय की गणना को करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है तो राष्ट्रीय आय कोई 2-4 व्यक्तियों का तो आय नहीं है जिसे एक बार में हम लोग गणना कर सकते। पूरे हमारे राष्ट्र की गणना करना है, राष्ट्र की आय को, तो इसकी गणना करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहला सामना है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो किसी देश के लोगों का आय को उत्पादन करने के रूप में आंका जाता है या उसकी आय के रूप में इन आंकड़ों को एकत्र करने में अनेकों कर्ता का यह सामना करना पड़ता है। यदि यह आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रीय विकास का सही स्थिति मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद है 2 नंबर दोहरी गणना की संभावना। कई बार दोहरी गणना की भी संभावना होती है, एक ही व्यक्ति की गणना 2 बार हो जाती है। तो किसी राष्ट्र के पूरे लोगों का उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्रित करना आसान नहीं होता। ये जो कार्य है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कभी कभी एक ही आय उत्पादन 2 स्थानों पर लिख दिए जाते हैं जिसके कारण वास्तविक आय अधिक दिखने लगती है। उसके बाद तीसरा है मूल्य को मापने में कठिनाई। मूल्य को मापने में भी बहुत कठिनाई होती है। किसी भी वस्तु को कोई व्यापारिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है जिसके कारण उस वस्तु की विभिन्नता होती है, अलग अलग वस्तु आ जाती है। किसी वस्तु की कीमत उसके विक्रेता की एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक ले जाने वाले यातायात का खर्चा, विज्ञापन का खर्चा और विक्रेता के मुनाफे की राशि भी जोड़ दी जाती है, जिस कारण वस्तु की कीमत में विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए कि चीनी के कारखाने में चीनी उत्पादन का मूल्य कम होता है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन की आय गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है, यानी कि आय और गरीबी में क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन है। तो समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा जो भी अर्पित करता है वह अधिक संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। यानी कि पूरे विश्व का, पूरे संसार का कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपनी शारीरिक मेहनत, दिमागी मेहनत या फिर अपने मेहनत से जो भी धन एकत्रित करता है, जो भी संपत्ति जमा करता है, उसे ही आय कहते हैं, उसका आय होता है वो। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय वहां के संपन्नता अथवा विफलता का प्रतीक है। देश अथवा राज्य की आय के आधार पर ही विकसित अथवा अविकसित श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही, इनकम के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के राज्य में गोवा, दिल्ली और हरियाणा की आय के आधार पर समृद्धि माना जाता है, जबकि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कमाए गए धन के कारण निचली श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। अभी हम लोगों ने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात हमारे भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले भारत में राष्ट्रीय आय कितना है इसका अनुमान कोई लगाने की चेष्टा नहीं करता था, कोई भी कोशिश नहीं किया गया था।
भारत में सबसे पहले सन 1968 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। जो दादा भाई नौरोजी थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले भारत में 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनका पुस्तक का नाम है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी का कौन सा पुस्तक है जिसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया। सबसे पहले उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को भारत में 1968 ईस्वी में 20 रुपए बताया था, और उनका बुक का क्या नाम था? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कि बताया, इसके बाद भी बहुत सारे विद्वानों ने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी के बाद बहुत से विद्वान व्यक्ति भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इसके लिए अगस्त 1939 को प्रो-पीशी महान लोग ने अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1991 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इस रिपोर्ट में 1948 और 49 के लिए कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए बताई गई थी संशोधन करने के बाद में। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी होती है? यानी कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी होती है, इसकी गणना कैसे होती है राष्ट्रीय आय की। और राष्ट्रीय तो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, दूसरे शब्द में देश में एक वर्ष में अर्जित आय को कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हमारे देश में एक वर्ष में जितने भी अर्जित उत्पादन होते हैं उसकी मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर ऑलफ्रेड मार्शल के अनुसार, अब देखिए इसमें भी प्रोफेसर लोग, वैज्ञानिक लोग अपना अपना मत अलग अलग दिए हैं। जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक ने मानव भूगोल के बारे में अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। उसी प्रकार ये राष्ट्रीय आय के बारे में भी अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने मत को रखा है। तो प्रोफेसर ऑलफ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम पूंजी का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो भी शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। सारे के सारे वैज्ञानिक अपने अपने मत से राष्ट्रीय आय का परिभाषा देते हैं, डेफिनेशंस देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर फिशर के अनुसार, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ सकता है कि प्रोफेसर ऑलफ्रेड मार्शल का मत लिखिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि प्रोफेसर फिशर के अनुसार क्या मत था, क्या परिभाषा था, क्या डिफिनेशंस था राष्ट्रीय आय का। तो प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय का वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग होता है, वह पार्ट्स होता है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सके, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर केन्स ने कहा, अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर केन्स का भी मत सुन लीजिए कि वो उन्होंने क्या डिफिनेशंस दिया है राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय वह उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनिमय वस्तुओं पर किए गए सूत्रों के रूप में है, जैसे Y+C+L, जहां C का मतलब होता है उपयोग व्यय, I का मतलब होता है विनियोग और Y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। तो आप लोग ऐसे राष्ट्रीय आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां क्या है, किस प्रकार है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की प्रमुख विधियां किस प्रकार है, किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो पहला है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन की गणना होती है सर्वप्रथम, किसी राष्ट्र के व्यक्तियों की आय या उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर मौद्रिक आय के माध्यम से, इसीलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन की गणना विधि कहते हैं।
उसके बाद दूसरा है आय की गणना विधि। अब आय की गणना विधि क्या होती है? तो जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो उस राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर की जाती है। किसी भी राष्ट्र का आय की गणना जब होता है तो उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले होती है, तो उस गणना विधि को आय की गणना विधि कहते हैं। और तीसरा है व्यय की गणना विधि। अब व्यय की गणना विधि क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने उपभोग के लिए यूज करता है, यानी कि जैसे हम लोग का डेली का सैलरी आप लोग समझने के लिए मान लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 5,000 रुपए इनकम करता है हर मंथ, तो उसमें से वो 2,000 रुपए अपनी पॉकेट मनी के लिए रखता है, बट 3,000 रुपए उसका जिसमें वो फिक्स करता है। तो जो वो 2,000 रुपए अपने व्यय के लिए रखता है ना, उसी को व्यय कहते हैं। कमाए हुए पैसों से कुछ उपभोग के लिए रखा गया, यूज करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने उपभोग के लिए यूज करता है, तब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के रूप में मापी जाती है, तो उसे व्यय की गणना विधि कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की मापने का यह जो विधि होता है, इसे व्यय गणना विधि कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 4 नंबर मूल्य योग विधि। अब मूल्य का योग विधि होता है, तो मूल्य का योग विधि क्या होता है? तो विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादित की हुई वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रीय का मूल्य योग विधि कहते हैं। उसके बाद है व्यवसायिक गणना विधि। अब व्यवसायिक गणना विधि को स्पष्ट करना है, तो व्यवसायिक आधार पर की गई गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करना है। क्या डिफरेंट है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में? तो किसी देश का राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग कल की वीडियो में भी एंड आज की वीडियो में भी पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बार बार रिपीट हो रहा है, राष्ट्रीय एंड प्रति व्यक्ति आय। तो सूत्र है इसका प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है, इससे गरीबी का बढ़ावा होता है। यानी कि जब प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा, तो देश में गरीबी अवश्य ही होगा। इसके उपाय के लिए क्षमा शक्ति के बोझ को कम करना होगा और कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने होंगे, तभी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि उद्योग बेरोजगारी उन्मूलन और राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को समझिए, किसी देश का आर्थिक विकास की उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। किसी भी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास, वो उसकी राष्ट्रीय आय पर ही डेवलप करता है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्रीय आय की प्राप्ति उत्पत्ति एवं विभिन्न साधनों के सहयोग से होती है। राष्ट्रीय आय संसाधनों को पुनः इन्हीं साधनों के बीच में बांट दिया जाता है। श्रम एवं पूंजी के सहयोग से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भी भौतिक और अभौतिक संसाधन उत्पादन होता है, उस मूल्य को राष्ट्र का कुल आय कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करना है। यानी कि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो इससे भारत का विकास होगा। तो इस कथन का वर्णन करना है, वो कैसे भारत के लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो इसका आंसर है कि किसी भी राष्ट्र की संपन्नता और विपन्नता वह राष्ट्र आय पर डिपेंडेंट करता है। उसके माध्यम से ही माना जाता है कि हाँ, उस राज्य में संपन्नता है या फिर विपन्नता है उस राष्ट्र में। तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से लोगों में के जीवन स्तर में भी परिवर्तन अवश्य ही होगा। अगर हमारा देश डेवलप करेगा तो हमारे देश की जनता को भी अधिक सुख सुविधाएं का लाभ मिलेगा, और डेवलप नहीं होगा तो कष्ट उठानी पड़ेगी हमारे राष्ट्र के जनताओं को। किसी राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब उत्पत्ति में वृद्धि हो, इसके लिए उत्पादन में अधिक श्रमिक को लगाना चाहिए। अब उत्पत्ति में अगर वृद्धि चाहते हैं, कोई भी फसल हो या फिर बिजनेस में अगर वृद्धि चाहते हैं, तो उसमें श्रम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी अधिक मात्रा में, और इनसे उत्पादन में भी वृद्धि होगा और उत्पादन बढ़ेगी, जिससे जीवन के स्तर में सुधार आएगा।
उसके बाद है 5 नंबर, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी लिखना है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, ये आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है कम है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अशिक्षा का स्तर ज्यादा है हमारे भारत में, जनसंख्या अधिक होने से के कारण अशिक्षा है, लोग शिक्षित होना ही नहीं चाहते। यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, शिक्षा से किसी को कोई लेना देना नहीं है, अशिक्षा यहाँ पे ज्यादा है। मानव जीवन शैली एवं संस्कृति में भी विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे जो जीवन शैली, लोगों की रहन सहन की स्थितियां हैं, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। बहुत से लोग अलग अलग टाइप से रहते हैं। आज कृषि क्षेत्र में हुए सुधार, विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्र में हो रहे विकास के बाद भी लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई करके, शिक्षित होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसीलिए यह बेरोजगार प्रति व्यक्ति आय को कम करके गरीबी की ओर संदेश देती है, हमें एक कदम गरीबी की ओर बढ़ने का संदेश देती है। अतः देश की स्थिति में विकास करने तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि होना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है 6 नंबर, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? अब इसे आपको समझाना है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है? तो ये हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है। जब वहां की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो राष्ट्रीय अवश्य अधिक होगा। तो प्रभाव तो पड़ा ना कुछ भी, कि हाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है उस देश में। और सभी व्यक्तियों के आय के योग को जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसके माध्यम से जाना जाता है कि वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीकों से विकास की योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उत्पादन साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार सृजन किया जाता है। अतः वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति प्राप्त हो सकती है। राज्य में रोजगार होगा, शिक्षित लोग होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट होगा, ये सब। तो इससे वस्तुओं में आय होगा, कृषि की सर्वोत्तम क्वालिटी का उन कृषकों को बीज दिया जाएगा, उन पे कृषि पे खर्च किए जाएंगे, तो अवश्य ही उच्चतम आर्थिक विकास होगा। इससे कि हमारा राज्य डेवलप करेगा, हमारा देश डेवलप करेगा। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव जीवन स्तर पर पड़ता है। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में अधिक श्रमिक को लगाया जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में अगर परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव जीवन स्तर पर भी पड़ता है। रहने सहने के तरीके में लोग चेंजेस लाएंगे, जिसमें गरीब लोग अच्छे से खाना खा सकेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे, क्योंकि शिक्षा के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। फ्री में आजकल कोई भी शिक्षा नहीं मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में एडमिशन लेने के लिए, स्कूल जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की जरूरत होती है। तो प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव आम जीवन पे भी पड़ेगा, आपके जीवन स्तर पे। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में अधिक श्रमिक को लगाया जाएगा, वैसे वैसे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे में लोग बेरोजगार बैठे हैं, श्रमिक लोग, जो श्रमिक कैटेगरी के लोग हैं, वो ऐसे ही बैठे, वो कोई कार्य नहीं कर रहे। तो कृषि में अगर वो कार्य करना चाहते हैं, कृषि में अच्छी फसल, अच्छे बीज अगर होंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा। इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी तथा जीवन की स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आप लोग को कैसा लगा? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल पे आप लोग जाके पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर, हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर 3 पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।